हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप तो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सीए इंटर का पेपर नंबर 6 ऑडिट की तैयारी किस हिसाब से करी जाए। देखो, ये एक ऐसा पेपर है जिससे मोस्टली स्टूडेंट घबराता है। अगर मैं सीए इंटरमीडिएट की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में दो पेपर ऐसे हैं जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं। पेपर नंबर 6 ऑडिट और पेपर नंबर 7 ईआईएस एंड एसएम। ईआईएस और एसएम के लिए किसी में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट कि सर क्यों बच्चा ऑडिट के पेपर में घबराता है और क्यों बच्चा ऑडिट में स्कोर नहीं कर पाता, क्यों बच्चा ऑडिट के पेपर में फेल हो जाता है। ठीक है, वो चीजें डिस्कस करेंगे और कैसे हमें इस पेपर की तैयारी करके चलनी है वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे बतानी है, वो भी हम डिस्कस करके चलेंगे। तो सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पहली चीज तो साहब, मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर है ऑडिट एंड एश्योरेंस का। ऑडिट का पेपर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सर ऑडिट तो हमने सुना है थ्योरेटिकल पेपर होता है और बहुत बोरिंग हो जाता है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट को अगर आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो साहब वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इवन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है ये। और अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो साहब इस पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि सीए क्वालिफाई करने के बाद जो ज्यादातर सीए का एरिया रहता है वो रहता है ऑडिट। तो अगर आपने ऑडिट को ध्यान से नहीं पढ़ा, इंटरमीडिएट लेवल पे आपका बेस है पूरा ऑडिट, अगर आपने ऑडिट को अच्छे से नहीं पढ़ा, यहां पर आपने अपना बेस नहीं बनाया, तो फाइनल में आपको दिक्कत आएगी। और फाइनल तो छोड़ो, सीए क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑडिट की चीजों में दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि आपने ऑडिट का बेस ध्यान से नहीं पढ़ा। तो मेरा यह मानना है कि यह पेपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, प्रोवाइडेड कि आप कितना सोच सकते हो, आपका माइंड कितना प्रैक्टिकली चीजें सोच सकता है। और अगर नहीं भी अच्छा लगता पेपर, तो आपको ये पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर एरिया इज ऑडिटिंग। आपको सबको पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा या नहीं भी पता होगा तो सुन लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएस को ही अथॉरिटी दे रखी है टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात यह आती है, सर किसी और पर्सन को अथॉरिटी क्यों नहीं दे रखी ऑडिट करने की? सीए को ऑडिट की अथॉरिटी क्यों दे रखी है? क्योंकि सीए से ज्यादा अच्छी नॉलेज ऑडिट की किसी के पास, सीए के पास सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है ऑडिट की। मतलब ऑडिट की नॉलेज एक सीए के से ज्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑडिट होता है अकाउंट्स का और अकाउंट्स का मास्टर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको चेक करने का भी मास्टर कौन बनेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग स्टैंड्स कौन इशू करता है? आईसीएआई इशू करता है। वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही इशू करता है। ICAI has supreme authority to regulate the accounting and auditing profession in India। तो ये पेपर बेहद आसान पेपर है, बेहद इंटरेस्टिंग पेपर है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के चलो। लोगों की बातों में आ जाना कि पेपर मुश्किल है, यहां पर दिक्कत आती है, यहां पर पास नहीं होते हैं, सर कोई फायदा नहीं है। पहले खुद पढ़ो, एनालाइज करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इस पेपर में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैंने अपनी डिस्कशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आपको यहां पर सारे पार्ट्स दिखेंगे। पहला पार्ट मैंने रखा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न, देखो जी, वो जमाने चले गए जहां पर बच्चा ऑडिट में फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लिखने का तरीका नहीं पता लग पा रहा, क्या कैसे आंसर को कोट करना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, वो टाइम ही चला गया। अब टाइम थोड़ा डिफरेंट है, अब पेपर पैटर्न इज डिफरेंट। कैसे पेपर पैटर्न डिफरेंट है? 30 मार्क्स के तो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में। 30 मार्क्स के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे एग्जाम में। एमसीक्यू की किस तरीके से होंगे? 20 क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के होंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। मतलब 30 मार्क्स के 20 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। 10 एमसीक्यूज 1-1 मार्क ईच एंड 10 एमसीक्यू 2-2 मार्क ईच। अब बात ये आती है, सर एमसीक्यू करने के लिए 30 नंबर स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 30 नंबर स्कोर करने के लिए आपको कोई रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, कोई चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। आप स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ो, आप स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन पढ़ो, कहीं से भी एमसीक्यू उठ के आ जाएगा। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लोगे। एक चीज तो ये आती है।
दूसरा आता है 14 मार्क्स के आपके ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं। 14 मार्क्स के आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं, और ये ट्रू एंड फॉल्स का पैटर्न क्या रहता है, 8 में से कोई भी आपको 7 ट्रू एंड फॉल करने होते हैं, और एक पर ट्रू एंड फॉल 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। तो अगर आप यहां पर इफेक्टिवली देखो तो 30 + 14 यानी कि 44 मार्क्स का तो पेपर आपका बिल्कुल एमसीक्यू और ट्रू फॉल बेस्ड है। अभी तक 44 में से अभी तक आपको कहीं भी आंसर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सही आंसर तो मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो मार्क्स कटेंगे। तो 44 मार्क्स में से 44 मार्क्स को स्कोर कर पाना इज वेरी इजी अगर आपने कंसेप्चुअली सब्जेक्ट को पढ़ा है, अगर आपने स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है। तो इस 44 में से मैं मान के चलता हूं, इस 44 में से मैं मान के चलता हूं आप 40 मार्क लगभग स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो। ठीक है, अब उसके बाद आता है बाकी 56 मार्क्स का एरिया। इस 56 मार्क्स में से मैं चलो मान लेता हूं कि आपने ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ ली, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए, बहुत ज्यादा लर्न नहीं करा, फिर भी मैं मान के चलता हूं कि 50% तो मार्क्स लेके आ ही सकते हो। तो कितने हो गए 28, तो टोटल कर लो एक बार, 40 + 28 आराम से एग्जाम्शन आती है, आराम से एग्जाम्शन आती है। मेहनत कहां करनी पड़ी, मेहनत आपको रटने में नहीं करनी पड़ी, मेहनत आपको आंसर प्रेजेंट करने में नहीं करनी पड़ी, मेहनत आपको स्टडी मटेरियल को रीड करने में करनी पड़ी कि स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से रीड करूंगा सो दैट मैं एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स को अटेम्प्ट कर पाऊं। और इस 44 में से भी मैंने 4 नंबर काट दिए तो 40 मार्क्स लेके चलता हूं। और 56 मार्क्स का जो अदर पेपर है वहां पर आप कुछ भी करके 50% मार्क्स लेके आ सकते हो। वैसे ही बच्चा 50% के बीच में ऑडिट में झूल रहा होता है जब सब्जेक्टिव होता था पूरा पेपर। तो यहां मैं मान के चलता हूं 56 में से 28 और 40 नंबर ये आराम से एग्जाम्शन आ रही है, आराम से एग्जाम्शन आ रही है। तो इस पेपर में एग्जाम्शन लाना इज नॉट अ बिग डील, एग्जाम्शन ला सकते हो। लेकिन मेरी जो डिस्कशन है वो एग्जाम्शन की नहीं है, मैं चाहता हूं कि और अच्छे नंबर आप लेके आओ। और अच्छे नंबर किस तरीके से लेके आओगे आगे डिस्कस करते हैं। तो ये समझ में आता है कि पेपर पैटर्न 2 तरीके से 30 नंबर के एमसीक्यूज और 14 मार्क्स के आपके ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। उसके बाद जो 56 मार्क्स का पेपर होता है अदर टॉपिक्स में से, उसमें से आपसे जनरली क्या पूछा जाता है, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क ईच, 4 क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क ईच। अब देखो इंस्टीट्यूट ने 6-6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। 14 मार्क को वो कैसे डिवाइड कर रहा है, वो 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछता है और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछता है। मतलब अब ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग हो, टू द पॉइंट अगर आप आंसर लिख रहे हो, लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। बच्चा ऑडिट में इन्हीं चीजों के चक्कर में फेल हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑडिट की बुक उठा ली, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, माइंड में टेक्निक ही नहीं है, माइंड में टेक्निक ही नहीं है, तरीका ही नहीं पता ऑडिट को पढ़ने का। तो वो तरीका डिस्कस करना है हमें। ठीक है, अब आपके पास जो 4-4, 3-3 नंबर के ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होते हैं, कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा और वो पूछेगा कि एनालाइज द स्टेटमेंट, एनालाइज द सिचुएशन, या कमेंट ऑन द सिचुएशन, या कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की मैं मान के चलता हूं इंस्टीट्यूट कम पूछता है, ज्यादातर वो केस स्टडी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, क्योंकि यहीं पर ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। इस पेपर में आप उठा लेना, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मिलेगा। प्रैक्टिकल मेरा मतलब है बिल्कुल रियल लाइफ केसेस मिलेंगे, कोई किताबी बातें नहीं होती है पेपर में। आप सीए का एग्जाम दे रहे हो, आपको रियल लाइफ सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, क्योंकि लाइफ में आगे जाके आपको ऑडिट में सबसे ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका पेपर पैटर्न है। 30 नंबर के एमसीक्यूज, 14 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स और 56 मार्क्स का बैलेंस पेपर। 56 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 मार्क ईच, और 14 मार्क में से आपके 4 पार्ट्स होते हैं, 2 4-4 नंबर के और 2 3-3 नंबर के। उसमें केस स्टडी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये ज्यादा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन वो इतने कम, इतने ज्यादा नहीं होते हैं। क्लियर है पेपर पैटर्न? ओके, अब हम आते हैं इस पेपर में एग्जाम्शन स्कोर करना इज इजी। ये मैंने तरीका बता दिया। 40 मार्क अगर आप यहां पर अचीव कर लो और 56 मार्क में से 28 अचीव कर लो तो साहब आप 68 मार्क पहुंच जाते हो, यानी कि एग्जाम्शन स्कोर करना इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से मेहनत करी है, आपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ा है, बोर समझ के नहीं पढ़ा, रटा नहीं है चीजों को,
कंसेप्चुअली पढ़ा है, अंडरस्टैंड करके चला है, ठीक है। उसके बाद हमें कवरेज क्या रखनी है इस पेपर में, कवरेज कि साहब कहां कहां से हमें चीजें पढ़नी चाहिए। अब देखो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप किसी भी ऑथर की बुक उठा लो, आप किसी भी ऑथर की बुक उठा लो, मैं किसी ऑथर का नाम नहीं लूंगा यहां पर, आप कोई भी ऑथर की बुक उठा लो जो मार्केट में चलते हैं या जिससे आपने अपनी कोचिंग ली है, किसी भी टीचर की या फैकल्टी की बुक उठा लो, एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा, क्या उस ऑथर की बुक इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्या उस ऑथर की बुक इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो आईसीएआई की लैंग्वेज से वो बुक मैच हो रही है तो वो आप बुक फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आईसीएआई की लैंग्वेज से आपकी किताब मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब वो किताब आपके काम की नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज सुप्रीम इन दिस सब्जेक्ट। ऑडिट के पेपर में आईसीएआई अपने स्टडी मटेरियल के आंसर को या अपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को ज्यादा पसंद करता है। तो आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़कर चलना पड़ेगा। अगर तो आपकी ऑथर की बुक जो है, जो आप बुक रेफर कर रहे हो, वो स्टडी मैट से मैच करती है तो आप वो बुक रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैच नहीं करती है तो वो बुक मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है। गो एंड पिक द स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल से पढ़ना शुरू करो। और अब वो जमाने चले गए जब बच्चे बोलते थे कि सर स्टडी मटेरियल बोरिंग होते हैं। नहीं, स्टडी मटेरियल आजकल ऑथर की बुक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़ी आसानी से उस स्टडी मटेरियल को पढ़ा जा सकता है। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से चीजों को वहां पर एक्सप्लेन किया होता है विद एग्जाम्पल्स, विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो वहां से पढ़ो आप। तो स्टडी मटेरियल जरूर रेफर करना है, जरूर 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 रेफर करना है। उसके साथ साथ ये आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट की आरटीपी आपको जरूर रेफर करनी है। आरटीपी में क्वेश्चंस देखो, आरटीपी में आंसर्स लिखने के तरीके देखो, लैंग्वेज पकड़ो, क्योंकि आरटीपी में भी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज होती है। तो वो आरटीपी के क्वेश्चंस करो। 4 अटेम्प्ट का आरटीपी का मतलब हुआ कि अगर आपका नवंबर पे पेपर है तो एक तो नवंबर 2020 का आरटीपी, एक उससे पहला मई 20 का आरटीपी, एक उससे पहला नवंबर 19 और एक उससे पहला मई 19। यानी कि पिछले 2 साल में जितने आरटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे हैं, 4 ही होंगे, हर 6-6 महीने में आता है, तो उस 2 साल के आरटीपी को आपको करके चलना है। क्लियर? उसके बाद इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो वो मॉक टेस्ट भी जरूर देखने आपको, और वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। और साथ ही आपको पिछले 2-3 एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो वही एक ही बात आ गई कि पिछले 2 साल तक कितने एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस आपको रेफर करके चलने हैं विद आंसर्स, विद आंसर। क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी रीड करना है कि इंस्टीट्यूट क्या लैंग्वेज लिख रहा है। देखो, जितना ज्यादा आप चीजों को रीड करोगे उतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को रीड करोगे, इंस्टीट्यूट के आंसर्स को रीड करोगे, तो उतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पे कमांड बनानी है, क्योंकि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट मैंने इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर। इस पेपर में, ऑडिट में, आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या लैंग्वेज लिख रहे हो। अगर आप बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में आंसर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। आपको थोड़ा कीवर्ड्स, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपको चेकिंग की जगह वर्ड यूज करना है एग्जामिनेशन, आपको प्रोटेक्शन की जगह वर्ड यूज करना है सेफ गार्डिंग, आपको क्या कहते हैं, मैचिंग की जगह वर्ड यूज करना है इन एग्रीमेंट या कंफर्मेशन, आपको रिलाय की जगह वर्ड यूज करना है इन रिलायंस, आपको फोकस की जगह यूज करना है ऑब्जेक्टिविटी, डिटर्मिनेशन। मतलब आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करने हैं। वो कैसे पता लगेंगे? वो पता लगेंगे जब आप स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ोगे, जब आप अपने आंसर्स को, जो इंस्टीट्यूट के आंसर्स है, उनको रीड करके चलोगे। और वो अगर आपके आंसर में प्रेजेंट होते हैं कीवर्ड्स, तो डैम श्योर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बातों को मेरी फॉलो करो। क्लियर? तो लैंग्वेज तक हम आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा? रिमेंबर एसे नंबर विद नेम एंड सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, देखो, इंस्टीट्यूट ऑडिट के पेपर में आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में एसेज भी बोलते हैं। तो आपको एसे के नंबर नाम के साथ लर्न करने हैं। अगर आपको पता लग पा रहा है कि भाई यहां पर एसे, फॉर एग्जांपल एसे 200 लग रहा है, ठीक है,
आपको ये पता लग रहा है कि ऐसे से रिलेटेड आंसर है, लेकिन आप ऐसे का नंबर रिकॉल नहीं कर पा रहे और ऐसे का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे और आंसर आपने लिख दिया, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने आंसर में ऐसे का नाम और ऐसे का नंबर प्रेजेंट करते हो और उसके बाद कंटेंट में आपकी थोड़ी बहुत गलती भी क्यों ना हो जाए, तब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे के नाम विद नंबर जरूर याद करो। अब वो याद करने का देखो आपको अपने हिसाब से, क्योंकि ये रटने, यहां पर रटने वाली चीज आ जाती है, ये रटने वाली चीज आ जाती है कि ऐसे का नाम और नंबर रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से नेमोनिक्स बनाना चाहो नेमोनिक्स बना लो, कहीं से कुछ लिंकेज करना चाहो, कोई स्टोरी बनाना चाहो वैसे स्टोरी बना लो, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं करता। एक लिस्ट बनाओ और पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जितनी बार पढ़ोगे अपने आप आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप आपको ऐसे के नंबर नाम के साथ याद होने शुरू हो जाएंगे। आंसर जब भी पढ़ो ऐसे का, तो हमेशा ऐसे के नंबर और नाम के साथ पढ़ो। यही चीज मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बोलता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जब भी आप आंसर पढ़ रहे होते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नाम और नंबर के साथ पढ़ो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। क्लियर? उसके बाद कंपनीज एक्ट के सेक्शंस जरूर याद रखने आपको। सर ऐसे तो कंपनी एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, क्या सारे सेक्शन याद रखने? नहीं, सारे सेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं सेक्शन 139 से 148 जो आपके ऑडिट के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो सेक्शंस को याद रखो आप। एक 138 और आता है इंटरनल ऑडिट का, तो ये सेक्शंस याद रखो। और कुछ अलग अलग सेक्शन आता है, जैसे 177 आता है ऑडिट कमेटी के ऊपर। तो ये कुछ मेन सेक्शंस है, और 139 से 148 तक जितने भी सेक्शन है, 10-11 सेक्शंस है, इसको याद करके चलो, अपने आप याद हो जाएंगे। लिस्ट बनाओ कि 139 अपॉइंटमेंट का है, 140 रिमूवल का है, 141 रिपोर्टिंग का है, 142 रेम्युनरेशन, मतलब जो भी आपको जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हो याद करो। सेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर। मैं कंपनी लॉ में नहीं बोलता आपको सेक्शन याद करने के लिए, क्योंकि वहां तो बहुत सारे सेक्शन है, क्या क्या याद करोगे? कुछ मेन सेक्शन याद कर लो, काम बन जाएगा। लेकिन ऑडिट में लगते ही 9-10 सेक्शंस है, तो इनको याद करो आप। और साथ में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे के नाम और नंबर। क्लियर? इतनी भी चीजें कर लोगे ना, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो, आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ा हो, आपने एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स की अच्छी प्रैक्टिस करी हो, आपको ऐसे नंबर सारे याद है, आपको सेक्शन याद है, पास होना तो दूर, अच्छे नंबर इन्हीं से ही आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अबाउट कोर्स कंटेंट, कि साहब कोर्स कंटेंट क्या है और हमें किस हिसाब से पढ़ के चलना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को आपको। अब ध्यान देना, आपके पास लगभग मेरे हिसाब से 13 चैप्टर्स हैं। देयर आर टोटल 13 चैप्टर्स। अब बात यह आती है कि सर 13 चैप्टर को हम कैसे पढ़े? क्या चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे पढ़ते चले, या कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, या बीच में से कोई चैप्टर उठाओ? आपको बनाने हैं कॉम्बिनेशन, आपको बनाने हैं सेट्स। सेट बनाने हैं आपको वेटेज वाइज। देखो सेट ए में जिसकी वेटेज है 30 से 50 नंबर, 30 से 50 नंबर, अच्छा 30 से 50 नंबर है इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स। तो इंस्टीट्यूट 30 से 50 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो इन 5 चैप्टर में से पूछता है, इन 5 चैप्टर में से पूछता है। और साहब एक चीज ध्यान रखना, ये 5 चैप्टर आपके बेस ऑफ द ऑडिट है। आप किसी भी चैप्टर पे पहुंच ही नहीं सकते अगर आपको बेस नहीं क्लियर हो। ये बेस है पूरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा कंपनी ऑडिट से शुरू करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता आप कंपनी ऑडिट की चीजों को समझ ही नहीं सकते। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स ऑफ द कंपनी ऑडिट इफ योर बेस इज नॉट क्लियर। और बेस के लिए आपको स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को करके चलना पड़ेगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, प्योर बेस ऑफ द ऑडिट। जब तक आपको यही नहीं पता व्हाट इज ऑडिट, तो हाउ विल यू गो टू द ऑडिट प्रोसीजर्स, हाउ विल यू गो टू द ऑडिट रिपोर्ट? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चैप्टर 1 से आपको शुरुआत करनी है। चैप्टर में जो जो ऐसे कवर हो जाते हैं वो ऐसे आप यहीं पर ही कवर कर लो। वैसे आपके चैप्टर में सारे ऐसे कवर हो जाते हैं, जैसे चैप्टर 1 में आपका ऐसे 200, 210 और 220 ये कवर हो जाते हैं। इनको साथ साथ करते चलो, ऐसा नहीं कि सर ऐसे बाद में करेंगे, बात का टाइम नहीं आता कभी, साथ साथ इनको कवर करते चलो। फिर इसके बाद उठाओ आप चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऐसे नंबर 300 एंड 320 यहां पर कवर होते हैं।
फिर उसके बाद उठाओ आप चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। यहां पर आपके 230 कवर होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, और ऑडिट एविडेंस में 500 की सीरीज कवर हो जाती है। 500, 501, 505, 510, 550, 60, 70, 80, ये सारे के सारे ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर है। तो अब देखो, आप ऑडिट एविडेंस सीधा नहीं पढ़ सकते अगर आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता, आपको ऑडिट के बारे में नहीं पता, तो आप सीधा यहां पर पहुंच ही नहीं सकते। तो एक पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका आपको फॉलो करना है। तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। छोटा तो नहीं, बड़ा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर 2 ऐसे कवर होते हैं, ये चैप्टर को पढ़ो। इंटरनल कंट्रोल अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर आते हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ऑडिट सैंपलिंग ऐसे 530 और एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, ये टॉपिक पढ़ो। तो कहने का मतलब हो गया चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7, 8, इन 6 चैप्टर में से आपका 30 से 50 नंबर का पोर्शन कवर हो जाता है। और दीज आर कोर बेस ऑफ द ऑडिट। आप किसी भी चैप्टर में मूव कर ही नहीं सकते अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं है। तो मैं भी जब अपनी क्लासेस लेता हूं तो मैं हमेशा आपको इसी तरीके से कराता हूं। तो बेस आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। उसके बाद सेट नंबर बी बनेगा हमारा 3 चैप्टर्स का। इसमें 3 चैप्टर कवर होते हैं। वेटेज है इसकी 20 से 35 नंबर की, 20 मिनिमम 20 और मैक्सिमम 35। इसमें आता है आपके पास चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 टू 148। फिर उसके बाद एक चैप्टर नंबर 5 था जो कि कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ऐसे 240। ये आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर कंपनी ऑडिट पढ़े बिना आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें कंपनी ऑडिट से इन्वॉल्व होती है। जैसे फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे होती है, कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग एज पर कंपनीज एक्ट कैसे करनी होती है ऑडिटर को। तो जब तक आपको कंपनी ऑडिट की चीजों के बारे में नहीं पता, आप यहां पर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं समझ पाओगे। बात समझ में आती है? तो चैप्टर नंबर 5, और उसके बाद इसी के साथ साथ ही हमें चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़ के चलना पड़ता है। ऐसे 700 की सीरीज लगती है, 700, 705, 706, 710। ये 3 टॉपिक बनते हैं आपके 20 से 35 नंबर के। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, सबसे पहले सेट बी उठाते हैं। वो ये सोचते हैं कि सर सेट बी में 3 चैप्टर है, 20 से 35 नंबर है, तो पहले इसको पढ़ लो, और फिर वो सेट ए तक पहुंच ही नहीं पाते। एंड में करते हैं, कहेंगे बेसिक चीजें बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, ये गलत तरीका है पढ़ने का। पहले अपना बेस तो क्लियर करो, तभी तो यहां पहुंचोगे। बात समझ में आती है? तो सेट ए पहले करना है, चाहे आप उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लो, क्योंकि 30 टू 40 50 मार्क्स है और 6 चैप्टर्स हैं, उसको करो अच्छे से। फिर ये चीजें आपकी जल्दी कवर होंगी। क्लियर? ओके। इसके बाद हमारा आता है सेट सी। सेट सी में आपके पास 2 छोटे छोटे चैप्टर आते हैं, जिसका नाम है ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम ऑडिट होता है, कंप्यूटर ईडीपी ऑडिट होता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है। ये सब चीज होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम ऑडिट होता है। इसमें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ में एक छोटा सा चैप्टर है बैंक ऑडिट का, इसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये 2 चैप्टर आप फिर करके चल सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर जल्दी हो जाते हैं, 5 से 10 नंबर की वेटेज रखते हैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट सेट, सेट नंबर डी, जिसमें वेटेज है 15-20 नंबर की, लेकिन इसमें 2 ही चैप्टर है, क्योंकि ये 2 ही चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसमें आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी आइटम है उनकी ऑडिट कैसे करी जाएगी। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की ऑडिट कैसे करोगे, इन्वेंट्रीज की ऑडिट कैसे करोगे, फिक्स्ड एसेट्स की ऑडिट कैसे करोगे, इनटेंजिबल एसेट्स की ऑडिट कैसे करोगे, गुडविल की ऑडिट कैसे करोगे, लोन्स एंड लाइबिलिटीज की ऑडिट कैसे करोगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई भी आइटम उठा के पूछ लेगा कि इसकी ऑडिट कैसे करोगे। अगर आप स्टडी मटेरियल भी उठाओगे तो स्टडी मटेरियल में आपको आइटम सारी नहीं दे रखी। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से लगा लो समुंदर है, होता है ना, एक समुंदर है, सागर है, ये बहुत बड़ी चीज है जो कभी कवर नहीं हो सकती। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमें यहां पर क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर चलना पड़ता है। भाई जितने भी आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो कर लो, आरटीपी में, मॉक टेस्ट में और पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है उसकी लिस्ट बना लो और वो क्वेश्चंस कर लो, काम बन जाता है, काम बन जाएगा। और फिर उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज
इसमें आपके पास कई सारे स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, लाइक ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ लोकल अथॉरिटी, ऑडिट ऑफ एनजीओज, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, ये सब होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, इनके ऑडिट कैसे करोगे। तो चैप्टर नंबर 9 और 13 जो है ना, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। यहां पर बेसिक प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए। यहां पर आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज काम आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज काम आती है, ये सब चीज आपको करके चलनी पड़ती है। अच्छा, ऑडिट में आपसे कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ऑडिट के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लो, नहीं, जितने आपके क्वेश्चन में एएस कवर हो जाते हैं तो उतने एएस आपको पता होने चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ के चलो, उनकी नॉलेज बेसिकली होना जरूरी होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा कि किस तरीके से हमें सिलेबस करके चलना पड़ता है। इन सेट्स में अपने सिलेबस को डिवाइड करो, और ये जो मैंने चैप्टर नंबर आपको पिक करे, चैप्टर नंबर एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल नंबर है, जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में नंबर दे रखा है मैंने वहीं से ही पिक करे। ये मेरे कुछ अपने चैप्टर नहीं है, कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल और उसी के नाम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, इन दिस पेपर। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा सिलेबस की बात। उसके बाद इस पेपर में आपको रिटन प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि बच्चा करता नहीं है। बच्चा क्या करता है, बच्चा ऑडिट को पढ़ रहा है लेकिन उसको लिख के नहीं देख रहा, उसको लिख के नहीं देख रहा। लिखो, आंसर्स को लिखो, आंसर्स को ड्राफ्ट करो, कीवर्ड्स को लिख लिख के अपने आंसर में प्रेजेंट करो, तभी तो याद होंगी चीजें, तभी तो आपको याद रहेंगे वो पॉइंट्स, वो वर्ड्स। तो रिटन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। थ्योरी पेपर में तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही चाहिए, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो आपका ईआईएस एसएम हो, जितने भी थ्योरेटिकल है, जितने जहां पर भी लॉ है और थ्योरी है, वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जो आप समझ सको। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि आप रिवीजन के टाइम के लिए नोट्स बना रहे हो, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। कुछ बच्चे डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं नोट्स, कुछ बच्चे चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, कुछ बच्चे अपना पॉइंटर्स की फॉर्म में बनाते हैं। तो जैसे बनाना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन बनाओ जरूर। रिवीजन के टाइम पे बहुत कम आती है, क्योंकि 1.5 दिन मिलता है पेपर से पहले 1.5 दिन मिलता है। तो 1.5 दिन में आप चाहो कि मैं एक एक चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कर लूं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर दो, एटलीस्ट दो, कम से कम 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब फुल कोर्स के टेस्ट जरूर दो। दो दोगे तो काम बन जाएगा। मैं तो 7 टेस्ट लेता हूं, मैं 7 टेस्ट लेता हूं। टेस्ट सीरीज के बारे में आऊंगा जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा, अभी तो प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। तो 2 मॉक टेस्ट तो आपको सबको जरूर देने चाहिए, लेकिन अगर 7 टेस्ट मेरे वाले दे दोगे तब तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं। कब से मैं आपके पास आने वाला हूं, कब से? 10 अगस्त से। हम 10 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लासेस ऑन जूम प्लेटफॉर्म। इस सब्जेक्ट की ऑडिट की लाइव क्लासेस हो रही हैं 10 अगस्त से, और मैंने इसमें बैच स्ट्रेंथ रखी है मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट से ऊपर मैं इसमें नहीं लूंगा। सीट्स लिमिटेड हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सीट्स आपको मिलेंगी। तो आप अपने आप को इस सब्जेक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है और मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, क्योंकि 30 से ज्यादा अगर मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो मैनेज कर पाना मुश्किल होगा, और 30 स्टूडेंट्स को मैं एक हर बच्चे पे अटेंशन दे पाऊंगा। और मैं यही चाहता हूं कि लाइव अगर मैं ले रहा हूं तो मैं एक बच्चे पे अटेंशन दूं, तभी लाइव का फायदा होगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड भी दे सकता था। लेकिन मेरा मन था कि इस बैच के लिए मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं। लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है? 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, रेगुलर बैच रहेगा, 40 डेज तक बैच चलेगा। और टाइमिंग भी मैंने बहुत अच्छे रखे हैं। टाइमिंग रात को 9 से 11, रात को 9 से 11। सर रात को 9 से 11 क्यों रखे आपने? क्योंकि रात को 9 से 11 ही बच्चा टाइम दे सकता है, और मुझे लगता है ज्यादातर 9 से 11 बच्चा टाइम खराब कर देता है, क्योंकि या तो वो 11 बजे के बाद पढ़ाई शुरू करेगा, या अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहा है तो बच्चा 9 से 10:30 11 बजे तक वो टाइम वेस्ट करके फिर सो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 9 से 11 का एक बेस्ट टाइम है जहां पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो ऑडिट की, क्योंकि घर में भी उस समय बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो आप अपने आप को करो बंद और अपनी क्लासेस लगाओ और क्लासेस को अटेंड करो, वो टाइम आपका प्रोडक्टिव बन जाएगा।
जो वेस्ट होता था वो प्रोडक्टिव बन जाएगा। और आई टारगेट 60+, मतलब बेसिकली एग्जामिशन का मैं आप लोगों के साथ टारगेट लेकर चलता हूं। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उन चीजों को फॉलो करोगे तो सर एग्जामिशन का टारगेट मैं आपको लेकर चलता हूं, लेकिन आप और अपने एफर्ट लगाओगे तो और अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, 4500 की मैंने इसमें फीस रखी है, कोई ज्यादा फीस मैंने रखी नहीं है। 4500 एक नॉमिनल सा अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। इसमें आपको क्या क्या कराऊंगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल कवर होगा इंस्टीट्यूट का, एंटायर स्टडी मटेरियल विल बी कवर्ड। सारे आरटीपी में आपको खुद कराऊंगा, सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको खुद कराऊंगा, और सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको खुद कराऊंगा। और जैसे मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, वहां पर क्वेश्चंस की लिस्ट जो होती है वो खुद कंपाइल करके मैं आपको दूंगा। ये सब चीजें मैं कर सकता हूं। एक एक स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़वाऊंगा, सो दैट आप एमसीक्यू ट्रू फॉल्स को अटेम्प्ट कर पाओ। आपको वहां से कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगा कि ये कीवर्ड्स यूज करना अपने आंसर में। तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो। 10 अगस्त से बैच स्टार्ट है, तो डू ज्वाइन दैट बैच। और अगर आपको एडवांस अकाउंट्स की भी क्लासेस चाहिए साथ में, तो मेरी एडवांस अकाउंट्स की भी क्लासेस हैं, तो आप दोनों को कंबाइंड करके 12,000 रुपए का कॉम्बो ले सकते हो। मतलब ऑडिट प्लस एडवांस अकाउंट्स, ये दोनों का कॉम्बो फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट इज फॉर 12,000 ओनली। 12,000 रुपए का कॉम्बो है। एडवांस अकाउंट्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ऑन गूगल ड्राइव आपको मिलेंगे, और ई बुक मिलेगी आपको, और ऑडिट की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी ऑन जूम प्लेटफॉर्म। और कोई डिटेल्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9717175748। ये मेरी डिटेल है, आप यहां से मुझसे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहां पर हमने देख लिया कि अबाउट ऑडिट की किस तरीके से ऑडिट की तैयारी करके चलनी चाहिए, और ये मेरी कुछ यहां पर भी डिटेल्स मैंने दे रखी है, इसको भी आप देख सकते हो कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम प्लेटफॉर्म, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th अगस्त। याद रखना डेट 10th अगस्त, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आज 22 तारीख हो गई है, 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है, तो सर जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करा लो। 9 से 11 का टाइम है, 40 डेज रेगुलर बैच है, 4500 की फीस है, और एडवांस अकाउंट्स के साथ कॉम्बो करोगे तो साहब 12,000 रुपए की आपकी फीस लगेगी। और ये मेरी डिटेल्स है, आप यहां पर मुझे कांटेक्ट करके चल सकते हो। पूरा डाउट सपोर्ट मैं आपको देता हूं और देता रहूंगा, और आपकी हेल्प के लिए हमेशा मैं था, हमेशा रहूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब ये बैच ओवर हो जाएगा, एक पॉइंट और सुनो ध्यान से, जब ये बैच ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिवीजन क्लासेस भी प्लान करूंगा। जो मैंने आपको बोला है ना 7 टेस्ट, वो 7 टेस्ट भी मैं आपके लूंगा। रिवीजन करवाऊंगा एक एक टॉपिक की अच्छे से, 7 के 7 टेस्ट लूंगा, गलतियां मार्क करके बताऊंगा, उन टेस्ट के सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा, आरटीपी को डिस्कस करूंगा, हर चीज मैं आपके साथ कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है जी, चलो फिर इस बैच को जरूर ज्वाइन करो, और ऑडिट की प्रिपरेशन जैसा मैं बताता हूं वैसे करके चलो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। जो ऑडिट का डर होता है मन से, वो डर निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर और कोई पॉइंट हो या और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, और मेरा नंबर आपके पास मिल ही गया है, तो आप नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।